Everyone and welcome back to X Physics. So today we are going to learn a very important part of electrostatic, that is Gauss law, है ना। इसकी इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझ लीजिए, चाहे आपके बोर्ड्स हो, चाहे जेई मेंस हो, चाहे जेई एडवांस हो, सब में काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का 50% से लेके कई बार 50-60% तक इससे पूछ लिया जाता है जेई एडवांस्ड में, ठीक है। तो ज़रूरी है इसको हम अच्छे से समझें, और इसको अच्छे समझने के लिए हमें इसके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताना चाहूँगा जो असल में इसके बेसिक्स से रिलेटेड है, इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। आप अगर वो समझेंगे नहीं भी समझेंगे तब भी आप ये लॉ समझ लेंगे, लेकिन जो एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है कि आप बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो आपके, ठीक है। तो चलिए उन बेसिक्स को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग गॉस लॉ पे आएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरे पास स्पेस में कोई चार्ज है, इसकी वैल्यू है प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है। मैंने बोला कि मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है स्मॉल क्यू, तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इससे दूर, दैट इज रिपल्सिव, इस डायरेक्शन में, है ना। असल में ये चीज़ जो एरो मैंने बनाई है क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालते कैसे हैं, अगर भाई हमें किसी कोई चार्ज कन्फिग्रेशन क्यू है, इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को लेते हैं और डिफरेंट पोजीशन पे उस पर क्या देखते हैं, फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं, और उस फोर्स की डायरेक्शन से क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो मान लीजिए मैंने आपकी बार टेस्ट चार्ज को इधर रखा तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, मैंने टेस्ट चार्ज को इधर रखा तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, दूसरी बार फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, अगली बार इधर होगी, इधर रखूंगा तो इधर होगी, इधर रखूंगा तो इधर होगी, और इधर होगी। तो इस तरह से आपके पास क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनेगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती हैं या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की दो इंपॉर्टेंस है। पहली इंपॉर्टेंस समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, आपको फोर्स की डायरेक्शन देती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई चार्ज यहाँ रखा हुआ है क्यू, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें डायरेक्शन फोर्स कैसे लगेगी, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। दूसरी बात, फोर्स हमें इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बताती हैं। कैसे बताती हैं उसको देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, कैसा, 1x1 का 1 मीटर स्क्वायर का कार्डबोर्ड है, और उस कार्डबोर्ड को मैंने इस पॉइंट पर रख दिया, ठीक है, इस पॉइंट पर रख दिया। तो इस पॉइंट से अगर मैं देखूं कि इस कार्डबोर्ड को कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, है ना, वो कितनी कर रही है, यहां पर 1। अगर उसी कार्डबोर्ड को, सेम लेंथ की कार्डबोर्ड को, सेम एरिया की कार्डबोर्ड को अगर मैं यहां रख देता हूं, तो यहां कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, 1 2 3, है ना, 3। तो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 है और यहां पर 3 है, तो असल में यहां पर क्या, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है और यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम है। और ऐसा होता भी है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है 1/r² से गिरती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे गिरती है, 1/r² से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंपॉर्टेंस है। अब मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए कि मेरे पास कोई 1 कूलाम का चार्ज है, 1 कूलाम का मेरे पास क्या है, कोई चार्ज है ना। मान लेता हूं 1 कूलाम के चार्ज से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उससे निकल रही हैं वो है 1/ε0, 1/ε0, ठीक है। इतनी जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 कूलाम से निकल रही हैं। अच्छा, ये मैंने यही नंबर क्यों लिया, इसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। मान लो कि मैंने क्या कर दिया, अब 1 कूलाम की जगह में मैंने क्यू कूलाम चार्ज रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया, मैंने क्यू कूलाम चार्ज रख दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी हो जाएंगी, क्यू टाइम्स। तो अब क्यू कूलाम की वजह से, चार्ज की वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी, दैट इज इक्वल टू क्यू टाइम्स अपॉन ε0, है ना। तो क्यू की वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0, ठीक है। अब मैंने क्या करा, देखिए अब मैंने क्या करा, इस क्यू के अराउंड एक स्फीयर मान लिया, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हम एक डेफिनेशन जानते हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स बाय टेस्ट चार्ज क्यू। लेकिन इसके अलावा भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है जो कि मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए उसे देखते हैं। तो मेरे पे मैंने बोल दिया क्यू चार्ज कूलाम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दैट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ε0, ठीक है। मैंने क्या किया, इस स्फीयर का, है ना, एक स्फीयर पे मैंने एक यूनिट एरिया कंसीडर कर लिया। मैंने क्या किया, यूनिट एरिया ले लिया,
कितना है एरिया, यूनिट एरिया, यूनिट एरिया, ठीक है, यूनिट एरिया ले लिया। देखिए यहाँ से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी, क्या वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस वाले एरिया से भी निकलेंगी? बिल्कुल निकलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये इसका क्लोज्ड एरिया है ना। तो अगर यहाँ से 10 लाइन से ओरिजिनेट हुई तो 10 लाइन ही इससे निकलेंगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बीच में कहीं टूटती नहीं है। मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल गई, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहीं खत्म हो गई, नहीं। ये हमेशा कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है, और कब तक, जब तक कोई नेगेटिव चार्ज ना मिल जाए वहाँ पे जाके टर्मिनेट होती है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे जाके टूट गई तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कम हो गई, नहीं। अगर इससे 10 निकली है तो यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड जाएंगी और इस पे भी, इसके बाहर भी 10 ही निकलेंगी, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला मैंने एक यूनिट का एक एरिया ले लिया इस स्फीयर पे, ठीक है, और मैं जानना चाहता हूँ कि इस यूनिट एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है। मैं क्या जानना चाहता हूँ कि इस यूनिट एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो देखिए इस क्यू चार्ज की वजह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो क्या इस पूरे स्फीयर से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी यही होंगी? हाँ, वही भी होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थ्रू स्फीयर, तो स्फीयर से भी कितनी निकलेंगी? यही निकलेंगी। अच्छा, स्फीयर से अगर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो बताइए कि यूनिट एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी? इसके एरिया से क्या कर देंगे अपन? डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो यूनिट एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, है ना। इसका एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज नथिंग बट इज 1 बाई के। क्या होता है? 1 बाई के होता है ना। ये क्या होता है? 1 बाई के होता है। अगर इसको ध्यान से मैं लिखूं, दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो असल में हमको क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू यूनिट एरिया। एक स्फीयर के एक यूनिट एरिया से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, असल में वही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एक यूनिट एरिया से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है वही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ये हमने प्रूव करके दिखाया आपको, ठीक है। इसी तरह से एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो हमें समझना चाहिए, दैट इज कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और ये मेरे पास जी एक्सिस है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक स्मॉल एरिया यहाँ पर रख दिया। इसका मैग्नीट्यूड मान लिया मैंने मैग्नीट्यूड वाइज DA, बहुत छोटा एरिया है। अब मैं इस एरिया के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, और ये कहाँ पर रखा हुआ है। मुझे सब कुछ बताओ इसके बारे में कि इस एरिया के बारे में तुम्हें क्या क्या पता है। तो मुझे मैग्नीट्यूड तो पता है कि मैग्नीट्यूड इसका क्या है? DA है। लेकिन क्या मुझे इसकी डायरेक्शन पता है? यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि भाई ये ओरिजिन से कहाँ पर है, या इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई पता है। ये DA तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये DA हो सकता है, ऐसे में भी DA हो सकता है, ऐसे में DA हो, कैसे भी करके DA तो हो सकता है मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी, है ना। तो मैंने क्या किया, फॉर डिफाइनिंग इट्स डायरेक्शन मैंने इसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर लिया। इसके परपेंडिकुलर मैंने क्या किया, एक यूनिट वेक्टर ले लिया, ठीक है। खास बात क्या होती है इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लेने की, कि सिर्फ एक और एक ही प्लेन ऐसा होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा। सिर्फ एक और एक ही ऐसा प्लेन होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो अपन ने क्या किया, इस एरिया जो स्मॉल एरिया था उसका मैग्नीट्यूड भी बता दिया और इसकी डायरेक्शन भी बता दी। क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड, इस स्मॉल का मैग्नीट्यूड ये हो गया, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, अपने प्लेन के परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकती है, तो परपेंडिकुलर नीचे भी तो ले सकते थे, तो अपन ने ऊपर ही क्यों ली? इट इज़ अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। आपको जहाँ अच्छा लगता है वहीं लीजिए। एक कन्वेक्शन, लेकिन एक कन्वेंशन होता है हमारे पास। किस तरह से, मान लीजिए मेरे पास कोई एक रेक्टेंगल है, और अगर मैं रेक्टेंगल में एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूँ, इस तरह से घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, तो अपने कर्ल फिंगर रूल से थंब को कर्ल फिंगर की, जब इस डायरेक्शन में अपने फिंगर को कर्ल कीजिए और डायरेक्शन थंब क्या देगा आपको? एरिया वेक्टर देगा। तो इस केस में एरिया वेक्टर कहाँ है? ऊपर की तरफ, ठीक है। और इसी को अगर मैं क्लॉकवाइज मूव कराऊंगा तो अपनी फिंगर को कर्ल कीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर कहाँ देगा? डायरेक्शन ऑफ, जो थंब है वो क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो किस डायरेक्शन में? इनटू दी बोर्ड के अंदर है उस समय, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बाय
यूजिंग योर कर्ल्ड फिंगर रूल आप डायरेक्शन ऑफ ए निकाल सकते हो, और डायरेक्शन ऑफ ए कैसे होगी, हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। कई लोग इसे पचा नहीं पाते क्योंकि उनको लगता है कि अगर मान लीजिए मैंने इस बोर्ड को आधा डिवाइड कर दिया और इस आधे बोर्ड का एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, आधे का है 1 मीटर स्क्वायर, तो मैंने कहा टोटल एरिया कितना होगा, तुम बोलोगे 2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग स्केलर मानते हैं। लेकिन अगर वेक्टरली तुम देखोगे तो उसका जीरो भी हो सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसको आपने आधे में डिवाइड कर दिया, आपने एक और आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड जोड़ा, आपने डायरेक्शन तो जोड़ी नहीं, है ना। तो हमने क्या किया कि मान लीजिए मैं इस वाले बोर्ड को आधे डिवाइड कर लेता हूँ, इस समय आधा हो गया, इसका मेरा 1 मीटर स्क्वायर है और ये भी 1 मीटर स्क्वायर है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूँ, ऐसे इस डायरेक्शन मूव करता हूँ, इस वाले पार्ट में, तो उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। और मान लीजिए इसमें भी मैं कैसे मूव करता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बाहर की तरफ। अब दोनों में एरिया डायरेक्शन सेम है, तब जाके इसका 1 + 1 2 आ रहा है। अगर मैं इसमें क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर दूं, इस पार्ट में क्लॉकवाइज, तो एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, अंदर आ जाएगा, नेट आएगा 0। ठीक है, तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। क्यों, क्योंकि हमें स्पेस में उसकी डायरेक्शन डिफाइन करना जरूरी है। सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ओरिएंटेशन कैसा भी हो सकता है। तो फिक्स ओरिएंटेशन बताने के लिए इसलिए अपन ने क्या किया, एक नॉर्मल वेक्टर डिफाइन कर दिया। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट गॉस लॉ को समझने के लिए। ठीक है, देखते हैं गॉस लॉ। देखिए, कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो पढ़ें, चाहे हम आगे जाके मैग्नेटिक्स पढ़ें, फिर ईएमआई पढ़ेंगे, एसी पढ़ेंगे, सारे चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पढ़ने से पहले ये देख लें कि चैप्टर की आपकी रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, चैप्टर को इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे पास कोर्स कम है, कोर्स को बढ़ाना चाहते हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, या फिर उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। सिमिलरली किसी चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक आता है, जैसे इसमें टॉपिक आप पढ़ रहे हैं गॉस लॉ पढ़ रहे हैं, तो गॉस लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, ऐसे क्या जरूरत पड़ गई कि गॉस लॉ को अपन को पढ़ना पड़ा, है ना। क्या और जो पहले टॉपिक तो उससे काम नहीं चल रहा था हमारा, या ऐसा हुआ कि हमारे पास टॉप सिलेबस कम था, सिलेबस को बढ़ाने के लिए चलो एक और टॉपिक लगा दिया गॉस लॉ, तो सिलेबस बढ़ जाएगा, ऐसा था क्या, नहीं ऐसा नहीं था। देखिए हुआ क्या कि मान लीजिए मेरे पास कोई सॉलिड स्फीयर है, मेरे पास कैसी है, सॉलिड स्फीयर है। इस सॉलिड स्फीयर के अंदर मैंने चार्ज क्या कर दिया, डाल दिया। कैसा कर दिया, चार्ज के अंदर डाल दिया इसके वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम में इसके चार्ज डाल दिया, प्लस 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 प्लस, पूरे वॉल्यूम भरा हुआ है। ठीक है, इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो इक्वल्स टू कूलाम अपॉन मीटर क्यूब, है ना। 1 मीटर क्यूब में कितना कूलाम चार्ज है, दैट इज रो। ठीक है, इसकी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसकी पूरे वॉल्यूम में जो है प्लस 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 चार्ज भरा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके सेंटर से अगर मैं बाहर जाऊं, दैट इज r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P लूं, तो यहां पर मुझे इसकी पूरी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बता दें आप, है ना। तो देखिए, इस चीज को जब हम लोग इसी चीज को जब हम ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, तो असल में होता क्या है, चार्ज को अपन किससे रिप्लेस कर देते हैं, मास से। तो मान लीजिए कि इसका मास m है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में क्या करते हैं, जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट के बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड लिखनी होती है, तो क्या करते हैं, इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेंटर पे मान लेते हैं और इसका पूरा मास वहीं पे मान लेते हैं। पूरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास की तरह मानते हैं, जिसका टोटल मास बाहर वाले के बराबर होता है। तो अपन ने क्या कर दिया, ग्रेविटेशन में अगर जाएं तो इस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ग्रेविटेशन फील्ड निकालनी है अपन को। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे मास को सेंटर पर मान लेंगे। कहाँ पर मान लेंगे, सेंटर मान लेंगे। अब पॉइंट की वजह से मेरे को इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड लिखनी आती है, क्या होगी वो, Gm/r²। और यही मेरा आंसर आएगा जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो। लेकिन ये न्यूटन को पता तो चल गया था कि भाई ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, अपन पूरे मास को सेंटर पे मान लेते हैं, पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते हैं और फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के आंसर लिख देते हैं। लेकिन न्यूटन को इसको प्रूफ करने के लिए 20 साल लग गए, 20 साल लग गए। इतनी मेहनत करने के बाद उन्होंने जाके प्रूव किया कि भाई इस पूरे को सेंटर पे मान के भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। ऐसा क्या हुआ कि उन्हें 20 साल लग गए, उनके पास गॉस लॉ नहीं था। उस समय गॉस लॉ था ही नहीं, उसके 100 साल बाद गॉस लॉ आया। और जब गॉस लॉ आया तो 30 सेकंड में हम प्रूव कर सकते हैं कि पूरे के पूरे चार्ज को आप सेंटर पे मान लो और पूरे चार्ज को इसके सेंटर पे पॉइंट चार्ज मान के डायरेक्ट आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो। अब इतना कठिन क्यों है, 20 साल लग गए, इस 20 साल लग कैसे गए, अभी इतना कठिन क्या है इसमें, देखते हैं। तो मान लो कि भाई मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है, तो कैसे करूंगा मैं, एक छोटे छोटे क्यूबॉइड्स में इसको डिवाइड कर दूंगा। कैसे कर दूंगा, छोटे छोटे कीबोर्ड्स में। ये मेरे पास क्या है, छोटे छोटे कीबोर्ड्स हैं, खूब सारे, है ना। इसमें कितना चार्ज होगा, मान लो इसका वॉल्यूम dV है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, ρ dV, है ना। सिमिलरली इसमें भी ρ dV, इसमें भी ρ dV, सब में ρ dV।
इस कीवर्ड को एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट करें तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, दैट इज DE1, ठीक है। अब सिमिलरली इसकी वजह से भी कुछ होगी, इसकी वजह से कुछ होगी, लेकिन परेशानी क्या है, परेशानी ये है कि जब इसकी वजह से लिखेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, ये डिस्टेंस अगर L डैश है तो ये कितनी हो जाएगी L डबल डैश, ये डिस्टेंस भी चेंज होगी, मतलब हर पार्ट को अगर ले रहे हैं, हर कीवर्ड को ले रहे हैं तो उससे डिस्टेंस भी चेंज हो रही है और साथ ही साथ में ये एंगल भी चेंज हो रहा है, तो मतलब डिस्टेंस भी चेंज है, एंगल भी चेंज हो रहा है, और इसको करना इंटीग्रेशन के मामले में तो हमारे लिए मुमकिन नहीं था, और उस समय तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि उस समय तो इंटीग्रेशन भी नहीं बना था, तो इतना कठिन हो गया था ये बनाना। और इसके लिए उन्हें 20 साल लगे इसको प्रूव करने के लिए कि इस पूरे मास को अपन कहाँ मान सकते हैं, सेंटर मान सकते हैं, और सीधा पॉइंट मास की वजह से डायरेक्ट वो ग्रेविटेशन फील्ड लिख सकते हैं। एंड दैट इज वाई गॉस लॉ इज इंपॉर्टेंट, कि वो आपको आंसर क्या करता है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी 30 सेकंड या 20 सेकंड में सॉल्व करवा देता है। एक पेज का सोल्यूशन है तो 3 लाइन में करा देगा आपको। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गॉस लॉ, इसलिए हम गॉस लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं गॉस लॉ क्या है, ठीक है, चलिए देखते हैं गॉस लॉ है क्या, ठीक है। गॉस लॉ है क्या, ठीक है। तो मान लें कि पहले की तरह मैंने एक प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पर कंसीडर किया, ठीक है। प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से होंगी, इस तरह से, इससे दूर जाएंगी, और जितनी दूर जाती जाएंगी उतनी ज़्यादा इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी घटती जाएगी, ओ सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती जाएगी, है ना। अब मैंने क्या करा, मैंने इस क्यू चार्ज के अराउंड एक स्फीयर को कंसीडर किया, क्या किया, एक स्फीयर को कंसीडर किया जिसकी रेडियस कैपिटल R थी, और स्फीयर का नाम दिया गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, चूंकि गॉस ने गॉस लॉ दिया इसलिए उनका सम्मान में अपन ने गॉसियन सरफेस का नाम दे दिया। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है, रियल लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, तो एक मैंने इमेजिनरी स्फीयर को यहाँ मान लिया। अब मैं क्या बोलता हूँ, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को कट करेंगी। मैं जानना चाहता हूँ कि इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना है। मैं क्या जानना चाहता हूँ कि फ्लक्स थ्रू स्फीयर, मुझे स्फीयर से आप फ्लक्स बता दो। तो कैसे निकालेंगे भाई, फ्लक्स की डेफिनेशन ही होती है कि दैट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीए वेक्टर। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए, डीए वेक्टर निकल जाए, दोनों के उसका इंटीग्रेट कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं फिर। मान लीजिए, अब देखिए सिंपल सी बात होती है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, रेडियली आउटवर्ड है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे तुमसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो रेडियली आउटवर्ड ई। मैंने स्मॉल एरिया यहाँ कंसिडर कर लिया डीए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है डीए। मैंने आपको बताया था डीए की डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर, क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो डीए की डायरेक्शन भी किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ई के डायरेक्शन में। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्शन ऑफ ई भी रेडियली आउटवर्ड होगी, और जो स्मॉल एरिया उसका भी, उसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड, है ना। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, 0 डिग्री हो गया। अगर इसमें खोलूँ इसको तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कोसाइन ऑफ 0, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अच्छा, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिखनी आती है पॉइंट चार्ज की वजह से, क्योंकि ये तो किसी पॉइंट पे जाओ, इस पॉइंट पे जाओ, चाहे यहाँ पे जाओ, चाहे यहाँ पे जाओ, चाहे यहाँ पे जाओ, हमेशा रेडियल आउटवर्ड होंगी, है ना। और डिस्टेंस r है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस पॉइंट पे क्या होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस पॉइंट पे क्या होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब ई क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, तो इसकी वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए वेक्टर डी ए। अच्छा, इस स्फीयर का एरिया तो हमें पता है कितना है, इंटीग्रेशन करने पाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो अपन ने लिख दिया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। के को क्या मैं लिख सकता हूँ, के को लिख सकता हूँ मैं 4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना। 4 पाई से 4 पाई कट गया, जो आपके पास बचा वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। मतलब एक चार्ज क्यू की वजह से जो एक इमेजिनरी स्फीयर है उससे निकलने वाला फ्लक्स की वैल्यू है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये तो मैंने आपको कुछ देर पहले भी प्रूव करके दिखाया था कि अगर क्यू है उसमें हम लोग कोई स्फीयर मान लेते हैं तो उससे निकलने वाला जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, फ्लक्स है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि भाई अगर कोई हम इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर मान लें तो उससे जो फ्लक्स निकलेगा दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0।
इसको ध्यान से देखने से मुझे समझ में आ रहा है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। इसमें रेडियस का टर्म तो आ नहीं रहा है, तो अब चाहे रेडियस को आर लो, चाहे आप रेडियस को 2r लो, चाहे 10r लो, या फिर r/2 लो, कुछ भी लो, फॉर्मूला सेम आना चाहिए, क्योंकि रेडियस से रेडियस कट जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन इसमें सबसे जो समझने वाली बात ये है कि अगर मैं इस स्फीयर की जगह पे सबसे वियर्डेस्ट, सबसे खतरनाक, सबसे कोई भी अजीब व गरीब सरफेस ले लूँ, लेकिन कैसा हो, क्लोज्ड हो, इस चार्ज को इंक्लोज करते हुए, बंद करते हुए कोई भी अजीब गरीब सरफेस ले लूँ, कैसा भी अजीब गरीब, तो उससे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी या जो उसका फ्लक्स आएगा उसकी वैल्यू भी यही रहेगी। कैसा भी अजीब ले लो, लेकिन वो चार्ज इसके अंदर ही होना चाहिए, है ना। और ये पूरा बंद होना चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ से खोल दिया आपने, नहीं खोल नहीं सकते हो, पूरा क्लोज होना चाहिए और ये चार्ज इसके अंदर होना चाहिए। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे या फिर फ्लक्स आएगा वो Q/ε0 ही आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, समझने के लिए मैं आपको एक आंसर देता हूँ इस तरह से कि भाई जो यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम किस फॉर्म में याद करेंगे, एयर के फॉर्म में। तो जो यहाँ से हवा निकली है ना, वो बड़े स्फीयर से भी बराबर निकलेगी, क्योंकि अंदर से जो हवा निकल रही है वो बाहर भी उतनी हवा निकलेगी, है ना। एक्स्ट्रा हवा तो अंदर से कहीं जनरेट हो नहीं रही है। तो जो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली उतनी ही इससे निकलेंगी और उतनी ही इससे निकली। क्यों, क्योंकि ये पूरा चार्ज इसके अंदर है और पूरा का पूरा क्या है, क्लोज सरफेस है। और मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बीच में कहीं टर्मिनेट तो होती नहीं है, खत्म तो होती नहीं है। एक बार निकल गई तो रेडियली आउटवर्ड होंगी, कब तक, जब तक कोई नेगेटिव चार्ज ना मिल जाए, तो वहाँ जाके टर्मिनेट होंगी। इसको मतलब अगर यहाँ से निकली तो इसको भी क्रॉस करेंगे, उसको भी क्रॉस करेंगी, सिमिलरली ये वाली इसको भी क्रॉस करेगी, इसको भी क्रॉस करेगी, इसको भी क्रॉस करेगी, इसको भी क्रॉस करेगी, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि जो इससे निकलने वाला फ्लक्स होगा वो स्फेरिकल फ्लक्स के बराबर होगा, इसलिए इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी और इसकी बराबर होंगी, ठीक है। मतलब ये जो फॉर्मूला है Q/ε0 ये कोई भी क्लोज सरफेस लो उसके लिए वैलिड है, बस इतनी कंडीशन है कि वो चार्ज उसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परफेक्टली यह सच में गॉस लॉ है क्या, ठीक है। तो देखिए मेरे पास फिर से वही चार्ज Q है और अब की बार मैंने सबसे खतरनाक कोई शेप बना दिया, लेकिन वो क्लोज है इसके अराउंड, ऐसा 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 कुछ ऐसा बना दिया, लेकिन कैसा है, क्लोज है और इसको इंक्लोज कर रखा है। तो अपन ने क्या देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट इज क्रॉसिंग दिस क्लोज सरफेस, या फ्लक्स जो इससे निकल रहा है उसकी वैल्यू क्या थी, फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल्स टू Q/ε0 0। ये अपन ने देखा, ठीक है, चलो बढ़िया है। ये चार्ज इसके अंदर है और ये वैल्यू आ गई। मान लो क्या हो अगर एक चार्ज इसके बाहर रख जाए, ये स्मॉल q ये बाहर रख दिया मैंने, तो क्या इस फॉर्मूले पे इफेक्ट पड़ेगा, क्यों, इस चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में आएंगी, कुछ ऐसे होंगी, कुछ ऐसे होंगी, कुछ ऐसे होंगी, इसको काट रही होंगी, इधर भी होंगी, लेकिन मेरा मैटर ऑफ कंसर्न ये वाला पार्ट है अभी, है ना। तो इसको तो काट रही है, तो ये तो फ्लक्स बढ़ जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यहाँ देखो और बढ़ रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बराबर निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं यहाँ पर, मतलब जाने वाली, या समझ लीजिए आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बराबर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ एंटर कर रही है उतनी तो एग्जिट कर रही है। तो अगर क्लोज सरफेस में नेट फ्लक्स देखें तो आने वाला फ्लक्स बराबर जाने वाला फ्लक्स, इसलिए नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा इसके, तो फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड इज 0। क्यों, क्योंकि आने वाला फ्लक्स बराबर जाने वाला फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। या इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई एक आप यहाँ स्मॉल एरिया लीजिए, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, डी ए वेक्टर इस डायरेक्शन में मान लिया, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ भी एक एरिया ले लिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना। तो ये क्या हो गया, जाने वाला फ्लक्स हो गया, आने वाला फ्लक्स हो गया, तो दोनों कितना हो गया, नेट 0। इसलिए कभी भी इस क्लोज सरफेस के बाहर कितने भी चार्ज हो, 1, 2 लाख, 10 लाख, इसका इफेक्ट इस पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म में देखें या फ्लक्स के टर्म में देखें तो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को ये समझ में आ गया कि भाई ये जो है फ्लक्स के टर्म में कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। मान लीजिए कि मैंने इसमें एक चार्ज नहीं 2-3 चार्ज ले लिए, Q3 ले लिया मैंने, Q4 ले लिया और इस तरह से Qn चार्ज ले लिया, n चार्ज ले लिया मैंने। तो अब इस फॉर्मूले पे क्या फर्क पड़ेगा,
है ना, उसको देखते हैं। तो अपन को एक लोग को थैंक्स कहना पड़ेगा, दैट इज थैंक्स टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई एक समय पे आप एक को देखो, उसकी वजह से सॉल्व करो, फिर दूसरे को देखो, बाकी को भूल जाओ, तीसरे को सॉल्व करो, बाकी को भूल जाओ, सबको ऐड कर दो। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो होता क्या कि अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम बनाने जाएं तो देखिए कितना परेशान होगा। देखिए मेरे पास ये Q है, ये Q1 है, यहाँ पर Q2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम कैसे बनेगा, ये देखिए इस तरह कुछ, इस तरह से, फिर ये वाला इस तरह से, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और निकालना तो मुमकिन ही नहीं होगा, है ना। तो सुपरपोजिशन कहता है कि एक समय पे एक को देखिए। तो मैं बोल सकता हूँ इससे जो नेट फ्लक्स होगा, दैट इज फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, दैट विल इक्वल टू फ्लक्स बिकॉज ऑफ Q1 प्लस फ्लक्स बिकॉज ऑफ Q2 इससे फ्लक्स बिकॉज ऑफ Qn। सारे चार्ज की वजह से फ्लक्स ले लूंगा, सबको ऐड कर दूंगा, ठीक है। फ्लक्स बिकॉज ऑफ Q1 हमने यहाँ निकाल चुके हैं, फ्लक्स बिकॉज ऑफ वन चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो फ्लक्स बिकॉज ऑफ Q1 इज Q1 अपॉन एप्सिलॉन 0, फ्लक्स बिकॉज ऑफ Q2 इज Q2 अपॉन एप्सिलॉन 0, Qn की वजह से क्या होगा, Qn अपॉन एप्सिलॉन 0। ध्यान से देखें तो ये लिखा है फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस that is equals to close integral E dot dA is equals to summation of charge inside divided by epsilon 0 and that is called Gauss law। यही क्या है मेरे पास, Gauss law है। यही क्या है, Gauss law है। मतलब किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो उसके सारे चार्जेस का सम कीजिए जो उसके अंदर हैं और उसको एप्सिलॉन से डिवाइड कर दीजिए, और यही पार्ट क्या कहलाएगा, आपका Gauss law है। स्पेशली यही पार्ट Gauss law है। ये Gauss law नहीं है, तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो फ्लक्स है। ये Gauss law है, दैट इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Gauss law, है ना। तो अगर एक क्लोज सरफेस के अंदर 100 चार्जेस हैं तो 100 चार्ज को सम कीजिए, है ना, साइन के साथ, और उसको एप्सिलॉन डिवाइड कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट से, तो सारा का सारा क्या दे देगा आपको, इससे निकलने वाला फ्लक्स और या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यही क्या है अपना Gauss law है, ठीक है। अब Gauss law ये है, तो Gauss law की अभी तक जो हमने पढ़ा Gauss law की थ्योरी पढ़ ली। अब देखते हैं Gauss law की कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, या कुछ एप्लीकेशन, या इसलिए क्यों बनाया गया था, या कैसे हमारी कैलकुलेशन रिड्यूस हुई, है ना। चलिए उसे ध्यान से देखियो कि भाई Gauss law जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से रिलेट कर देता है। देख रहा है, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। कूलॉम्स लॉ भी क्या करता है, KQ/R² बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिलेट कर रहा है, चार्ज से, तो दोनों में कुछ रिलेशन है ना। तो अपन क्या करते हैं कि Gauss law की मदद से कूलॉम्स लॉ निकालना सीखते हैं। अच्छा, इससे पहले एक बात और, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब आपका चार्ज एयर में हो या वैक्यूम में हो, है ना। अगर कोई और मीडियम हुआ तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जो कि अपन कहाँ देखेंगे, कंडक्टर्स वाले पार्ट में। फिलहाल जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे कहाँ होंगे, एयर में, वैक्यूम में होंगे, इसलिए हम फॉर्मूले को सही मानते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए कि मेरे पास +Q चार्ज था, ठीक है, मेरे पास क्या था, +Q चार्ज था। मैंने क्या करा, इस चार्ज से r डिस्टेंस पर को एज अ रेडियस लेते हुए एक गॉसियन सरफेस ले लिया, जो कि कैसा था, एक स्फेरिकल सरफेस था। तो ये क्या है मेरे पास, गॉसियन सरफेस। ये मेरे पास क्या है, गॉसियन सरफेस है ना, r रेडियस की स्फीयर है। मैं जानना चाहता हूं कि इस पॉइंट पे P बोल दिया, इस जो कि स्फीयर पे है पॉइंट P, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। मैं बोलूँगा कि अकॉर्डिंग टू Gauss law, मुझे Gauss law के अकॉर्डिंग पता है कि भाई इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर समेशन ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0, ये मुझे पता है। मेरे को ये भी पता है कि इस प्लस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी, मुझे यही पता है। मुझे ये भी पता है कि अगर मैं यहाँ पर स्मॉल एरिया ले लूँ, है ना, स्मॉल एरिया ले लूँ, तो उसमें जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, ये भी मेरे को पता है। क्यों, क्योंकि इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, दूसरी बात देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे E होगी, तो क्या इस पॉइंट पे भी वो E होगी, हाँ, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे। तो हर पॉइंट पे अगर पेरिफेरी पे कोई भी पॉइंट लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी, और डायरेक्शन भी कैसे होगी, रेडियली आउटवर्ड। तो ये क्या हो गया, ऐसा कांस्टेंट काम करेगा यहाँ पर,
है ना। तो चलिए करते हैं, इसको बाहर लेते, कांस्टेंट है यहाँ पर ई वेक्टर, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सिर्फ डी ए का, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ जीरो। कॉस ऑफ जीरो क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का एक कॉस थीटा आएगा और थीटा की वैल्यू है जीरो, तो कॉस ऑफ जीरो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। डी का इंटीग्रेशन तो हमें पता है, डी का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका सरफेस एरिया स्फीयर का, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसकी रेडियस अपन ने कैपिटल आर मान ली, दैट इज इक्वल्स टू चार्ज इंक्लोज, कितना चार्ज इंक्लोज है, क्यू, तो चार्ज इंक्लोज क्यू हो गया अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, इस पूरे पार्ट को नीचे लाइए तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये क्या है 1 अपॉन के, तो इसको ऐसे लिख लेंगे अपॉन दिस इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यही क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम लोग कैसे लिखते हैं, कूलॉम्स लॉ से लिखते हैं। तो अपन ने क्या प्रूव कर दिया, गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रूव कर दिया, या गॉस लॉ से कूलॉम्स लॉ को प्रूव कर दिया। ये इसका एक एप्लीकेशन है, अभी इसकी कई ऐसी एप्लीकेशन मिलेंगी जो आपको चौंका देगी। इतने लंबे लंबे क्वेश्चन को अपन कैसे कर लेते हैं, 2-2 लाइन में कर देते हैं। चलिए देखते हैं और एप्लीकेशंस को। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की एप्लीकेशन से पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी मैंने गॉस लॉ को प्रूफ नहीं किया है। अभी मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि भाई जो फ्लक्स होता है थ्रू क्लोज सरफेस, उसको अपन लिखते हैं चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो से, नेट चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन जीरो से। लेकिन मैंने एक बात और बताई थी, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है। ये कैसे होता है भाई अपन ने प्रूफ तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया था, स्फेरिकल के लिए किया था, और अपन ने फिर बोल दिया सारे के सारे के लिए प्रूफ होता है। क्यों, क्योंकि अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज का यूज़ करके बता दिया था, लेकिन मैथमेटिकली तो प्रूफ नहीं किया ना, कैसे भरोसा कर लेंगे आप। लेकिन याद रखिए, ये हमारे ना 12th में है इसका प्रूफ, ना IIT-JEE में आएगा, ना एडवांस में आएगा, कहीं नहीं आएगा। ये मैं आपको चैप्टर जब मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके लास्ट में एक वीडियो बना के दे दूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि इसका ये असल में आता कहाँ से है ना। ये वही लोग देखें जो असल में फिजिक्स को समझना चाहते हैं, बाकी जरूरी नहीं है कोई देखे या नहीं देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ गॉस लॉ हम लोग लास्ट में देखेंगे। अच्छा, दूसरी बात समझिए आप कि जब मैं एप्लीकेशन पढ़ूंगा गॉस लॉ की, तो गॉस लॉ हर जगह वैलिड है। आप कोई सा भी सरफेस ले लीजिए, कोई सा भी गॉसियन सरफेस बना लो, उल्टा सीधा आड़ा तिरछा कैसा ही बना लो, और कोई सा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, चाहे स्फेरिकल ले लो, चाहे सिलेंड्रिकल ले लो, चाहे कोई इन्फाइनाइट ले लो, कैसे भी ले लो, सबके लिए वैलिड है गॉस लॉ। लेकिन आप क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन लोगे। कैसे लोगे, जब आपका सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि सिमेट्रिकल से ही हम प्रॉब्लम को आसानी सॉल्व कर पाएंगे। अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E.dA, और उसमें DA वेक्टर जो है छोटे छोटे DA वेक्टर लेना पड़ेगा, और अनसिमेट्रिकल होगा ना तो DA वेक्टर की इंटीग्रेशन करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसलिए गॉस लॉ से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो तभी निकालेंगे जब हमारे पास क्या दिखेगी, हमें सिमेट्री दिखेगी। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं एप्लीकेशन। सबसे पहले हम एप्लीकेशन में देखेंगे, सबसे पहला पार्ट जो हम एप्लीकेशन में देखेंगे वो देखेंगे स्फेरिकल सिमेट्री के लिए। किसके लिए, स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री के लिए, स्फेरिकल सिमेट्री के लिए देखेंगे सबसे पहले। उसमें अपन एग्जाम्पल लेंगे, हॉलो स्फीयर के लिए प्रूफ करेंगे और सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर है अपने पास जिसमें सरफेस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक सॉलिड स्फीयर जिसमें पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और दोनों ही केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बतानी है, सरफेस पे बतानी है और बाहर बतानी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं 2 सवाल इस पर ध्यान आपको लाना चाहूँगा। पहला, मैं इस गॉस लॉ की मदद से 2 चीज़ प्रूव करना चाहूँगा। पहला ये प्रूव करना चाहूँगा कि भाई जो जैसे हॉलो स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर है, अगर उसकी मुझे बाहर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं उस पूरी सॉलिड स्फीयर को या हॉलो स्फीयर को कैसा मान सकता हूँ, पॉइंट चार्ज की तरह मान सकता हूँ। पॉइंट चार्ज कहाँ रखा होगा, उसके सेंटर पे, और उस पॉइंट चार्ज की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट लिख दूंगा k/r²। ये तभी जब मुझे बाहर निकालना। तो एक चीज़ ये प्रूव करनी है, और दूसरी चीज़ मुझे ये प्रूव करनी है कि हॉलो सेल या हॉलो स्फीयर में, यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर में अंदर अगर मैं कोई चार्ज क्यू रखता हूँ तो उस पर लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। मैं क्या प्रूव करना चाहता हूँ कि भाई मैं 2 चीज़ प्रूव करना चाहता हूँ। पहले ये प्रूव करूँगा कि मेरे पास कोई सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, और उसके बाहर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इस पूरे को कहाँ मान लूँगा, मैं इसके सेंटर मान लूँगा। इसको मान लो चार्ज क्यू है तो इसको पूरा का पूरा साइड सेंटर पे चार्ज क्यू रख लूँगा। इसकी डिस्टेंस r है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का क्या आ जाएगी, k/r²। एक चीज़ ये मुझे प्रूव करनी है। और दूसरी चीज़ ये प्रूव करनी है कि अगर मेरे पास हॉलो स्फीयर है या हॉलो सेल है,
ये मेरे पास क्या है, हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर या सेल है। तो उस और वो कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर से सब रिपीट करो, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो उसके अंदर अगर मैं कोई चार्ज क्यू रखता हूँ तो उस पर लगने वाली फोर्स कितनी होगी, 0 होगी। ये दो चीज़ मुझे क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मुझे प्रूफ करनी है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। पहले अपन लेंगे हॉलो स्फीयर। तो मेरे पास क्या है, एक हॉलो स्फीयर है और उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड उसके सरफेस पर। तो मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है और इस पर पूरे पे चार्ज प्लस क्यू है, इसकी रेडियस आर है, ठीक है। प्लस 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 और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर रिपीट करो, यूनिफॉर्म है, कैसा है, यूनिफॉर्म है ना। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और इसके बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। मैं 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं निकालूंगा अंदर, ठीक है। चलिए करते हैं। मान लीजिए मैं सेंटर से किसी पॉइंट P पे गया, मुझे बोला कि भाई P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। मैंने कहा ठीक है। मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट P को पकड़ते हुए एक गॉसियन सरफेस बना लूँगा, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लूँगा मैं। बढ़िया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिया। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है कि क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए बराबर चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। यही तो कहता है गॉस लॉ। तो अगर मैं इसके लिए गॉस लॉ लगाऊं तो बताइए इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, 0। तो ये कितना हो गया, 0। तो भाई ये 0 हो गया, तो इन दोनों में से या तो ये 0 हो गया है या तो ये 0 होगा। एरिया 0 हो नहीं सकता, सामने सामने दिख रहा है। तो क्या 0 होंगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होंगी, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, मतलब अंदर हॉलोस्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, 0 होती है। क्यों, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं होता। जब कोई चार्ज ही नहीं होगा तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इंक्लोज कितना आएगा, 0 आएगा। और जब ये 0 आएगा तो ये 0 अपने आप हो जाएगी। अब मुझे प्रूफ करना है कि भाई इस पॉइंट P पे जो कि इसके बाहर है, जिससे मान लीजिए कि स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। फिर से मैं वही करूँगा, इसको पकड़ते हुए एक गॉसियन सरफेस बना लूँगा जो कि ऐसे होगी, एक बड़ी स्फीयर होगी, बड़ी स्फीयर होगी। यही गॉस लॉ फिर से लगाऊंगा, अच्छा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, रेडियल आउटवर्ड, ऐसी हर बात पे ऐसी होगी, रेडियल आउटवर्ड। कैसे होगी, रेडियल आउटवर्ड, है ना। इस चार्ज की वजह से, पूरे चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, रेडियल आउटवर्ड, यहाँ भी रेडियल आउटवर्ड, यहाँ भी रेडियल आउटवर्ड, मतलब ओवरऑल पूरे स्फीयर पे कैसे होगी, रेडियल आउटवर्ड, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूले को लगाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट डी ए बराबर चार्ज इंक्लोज्ड। इस स्फीयर के अंदर चार्ज इंक्लोज कितना है, ये वाला चार्ज, हॉलो स्फीयर वाला चार्ज कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। मुझे पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके किसी पॉइंट पे ले लो, आप स्फीयर के कोई भी गॉसियन सरफेस का पार्ट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट आएगी। तो ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो इसको बाहर ले लिया अपन ने। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं यहाँ कोई डी ए वेक्टर ले लूँ इस सरफेस, इस स्फीयर के ऊपर, हॉलो स्फीयर के ऊपर, ये गॉसियन सरफेस के ऊपर, तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, रेडियल आउटवर्ड, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ई और डी ए के बीच में एंगल कितना हो गया, 0, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ ये हो गया ई डी ए कॉस ऑफ 0 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो ई डी ए बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। डी की वैल्यू तो मुझे पता है, डी की वैल्यू कितनी होती है, अच्छा इंटीग्रेशन इसका डी कितना होगा, इसका इस बड़ी वाली स्फीयर का एरिया दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई मेरे पास, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0 दैट इज इक्वल्स टू KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे प्रूफ हो के आ गया कि मैं जो दो सवाल मुझे चाहिए थे कि क्या मैं इस पूरे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को सेंटर मान सकता हूँ। हाँ मान सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको मान लूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, KQ अपॉन आर स्क्वायर। यही तो आ गया, KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो पहला पार्ट प्रूफ। दूसरा पार्ट मुझे ये प्रूव करना था कि हॉलो स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर हॉलो स्फीयर पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके अंदर जो कोई भी चार्ज मैं क्यों लूँ तो उस पर लगने वाली फोर्स कितनी होगी, 0 होगी। क्यों, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वहाँ पे कोई भी फोर्स लगेगी नहीं। दोनों रिजल्ट मेरे प्रूफ हो गए। एक पार्ट और इसका बचा है कि मुझे सरफेस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बताए। मुझे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो अगेन मैं क्या करूँगा, सरफेस को लेते हुए गॉसियन सरफेस मान लूँगा।
गॉसियन सरफेस मान लिया। फिर से इस फॉर्मूले में वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पर चार्ज इंक्लोज फिर से कितना क्यू आ जाएगा, डिफरेंस कहाँ आएगा, एरिया में। अब की बार एरिया क्या लूंगा मैं, 4πr²। तो अब ये वाला रेडियस आ जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, KQ/R²। तो ये अंदर कितनी थी, 0 थी, सरफेस पे आई KQ/R² और बाहर आके KQ/ सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। इसको ग्राफ में देख लेते हैं, ग्राफ के फॉर्म में। तो अगर मैं ग्राफ के फॉर्म में इसको देखूं, तो मुझे ग्राफ बनाना है R वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मुझे पता है सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जब कब तक 0 रहेगी, जब तक R बराबर कैपिटल R ना हो जाए, जब तक अंदर रहेगी, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, 0। जैसे मैं R बराबर R पे पहुंचा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, KQ/R²। तो तुरंत मैं ऊपर चला जाऊंगा, KQ/R²। उसके बाद कैसी घट रही है, 1/R² से घट रही है, तो 1/R² से घटा दूंगा, ये मेरा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है। अब अपन देखेंगे कि हॉलो स्फीयर की जगह पे अगर सॉलिड स्फीयर आ जाए, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सॉलिड स्फीयर आ जाए, तो उसके अंदर, उसके सरफेस पे और उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। चार्ज सॉलिड स्फीयर की अंदर और सरफेस पर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे अपने जो हॉलो स्फीयर लिए था, और हॉलो पे यूनिफॉर्मली चार्ज था अपने पास, कितना था, +Q। ये क्या था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था उस हॉलो स्फीयर के अंदर, हॉलो स्फीयर पर। और हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही थी, 0। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही है, ये तभी तक वैलिड है जब तक आपका क्या वैलिड है, गॉस लॉ। और गॉस लॉ पता कब तक वैलिड है, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/R² से घट रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस दिन 1/R² से घटना बंद हो जाएगी, उस दिन गॉस लॉ वैलिड नहीं रहेगा, और गॉस लॉ वैलिड नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं रहेगी। तो ये बात याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/R² से घटती है, इसलिए गॉस लॉ भी वैलिड है, और गॉस लॉ वैलिड है इसलिए हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 प्रूफ की थी, इसको मैंने गॉस लॉ से प्रूफ किया। इसको मैं आपको विथ थ्योरी बता सकता हूँ, कैसे, विथ डायग्राम, चार्ज कैंसिलेशन से। देखिए कैसे, मान लीजिए मेरे पास यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हॉलो स्फीयर है, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। मैं क्या करता हूँ, कोई भी पॉइंट इसके अंदर कोई भी चार्ज भर देता हूँ Q, और मुझे पता है इस पर क्या कितनी फोर्स लगेगी, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होती है। लेकिन मुझे क्या करना है, इसको प्रूव करना है। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट से लेते हुए 2 कोण बना देता हूँ, इस तरह से, इस तरह से 2 कोण बना ली। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये असल में कोण बनेगी इस तरह से सरफेस पर, क्योंकि सरफेस इस तरह थोड़ी ना होगा, ये तो 2D है, सरफेस तो पूरा इस तरह से देखोगे ना, तो क्या बनेगी, कोण बनेगी इस तरह से कुछ। सिमिलरली इस तरफ भी कोण बनेगी। ठीक है। इसका चार्ज मान लेते हैं Q1, और इस पर्टिकुलर का चार्ज मान लेते हैं Q2, है ना। और ये डिस्टेंस को बोल देते हैं D1, और इस डिस्टेंस को बोलते थे D2। ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई इस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है। इसको बोल देते हैं अपन F1, और F1 की वैल्यू क्या होगी, K Q2 स्मॉल q अपॉन D2²। ठीक है। सिमिलरली इसकी वजह से इस पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, दैट इज F2। और F2 की वैल्यू कितनी होगी, K Q1 स्मॉल q अपॉन D1²। अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ये एंगल थीटा अगर है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है। अब देखिए, ये मैंने बहुत छोटा सा एंगल लिया है, बहुत छोटा सा एंगल है। देखिए, ये D1 है, ये एंगल को मैं बोल देता हूँ θ/2। ठीक है। तो ये डिस्टेंस मैं बता सकता हूँ कितनी हो जाएगी, Q/2 इंटू D1। सिमिलरली ये वाली कितनी हो जाएगी, ये थीटा है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी, Q/2 इंटू D2, सॉरी θ/2 इंटू D2। अच्छा, चूंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, इसलिए बोल सकता हूँ जो Q1 होगा, दैट इज Q1 इक्वल्स टू सिग्मा इंटू इसका एरिया। Q1 इक्वल्स सिग्मा इंटू इसका एरिया, है ना। तो मैं इसका एरिया ऐसे लिख सकता हूँ, Q1 बराबर सिग्मा इंटू ये क्या होगा, सर्कल होगा, दैट इज पाई इंटू R1², इसका रेडियस। और इसका रेडियस किसके बराबर है, Q/D1 के। तो मेरे पास क्या आ गया, Q1 बराबर आ गया सिग्मा पाई
Q/2 इंटू D1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली Q2 कितना आ जाएगा, Q2 आ जाएगा मेरे पास सिग्मा इंटू पाई इंटू Q θ/2 इंटू D2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को कर दो डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आप पाओगे Q1/Q2 बराबर D1 स्क्वायर अपॉन D2 स्क्वायर। Q1/Q2 बराबर D1 स्क्वायर अपॉन D2 स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे को समझ में आ गया, इसको अगर मैं नीचे ले लूँ इसको इधर ले लूँ तो ये समझ में Q1/D1 स्क्वायर बराबर Q2/D2 स्क्वायर। और दोनों तरफ मैं K से मल्टीप्लाई कर दूँ और दोनों तरफ स्मॉल q से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये क्या बन गया Q1 इंटू Q/D1 स्क्वायर Q इंटू Q2/D2 स्क्वायर। तो ये क्या बन गया F1 बराबर F2। तो ये फोर्स बराबर ये फोर्स, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए इसका रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। उस पर फोर्स कितनी लगेगी, 0। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी एक कोण ले लूँगा, सिमिलरली ये रिजल्ट करूँगा तो फिर से 0 आएगी, इधर भी लूँगा फिर से 0 आएगी, सबके लिए क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसलिए इस पॉइंट पे, इस चार्ज पे हॉलो स्फीयर के अंदर जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, 0। ये दूसरा तरीका है। अब बढ़ते हैं सॉलिड स्फीयर पे। ठीक है, देखते हैं अब सॉलिड स्फीयर के लिए। तो मान लीजिए मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, उसमें चार्ज प्लस 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 भरा हुआ है और कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस बात को फिर से नोट करिए, याद करिएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होना चाहिए, है ना। इसकी रेडियस पे टोटल चार्ज Q है, रेडियस R है, उसकी जो चार्ज डेंसिटी दैट इज रो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कूलाम अपॉन मीटर क्यूब। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, दैट इज रो। मैं क्या जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसके बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होगी। करें सॉल्व। सबसे आसान तरीके, सबसे आसान है बाहर और सरफेस पे और बाहर में निकालना। क्यों, क्यों कुछ नहीं करना है। अगर मैं बाहर निकालना चाहता हूँ तो किसी पॉइंट P पे बाहर निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको लेते हुए एक गॉसियन सरफेस बना लूँगा। और गॉसियन सरफेस कैसा होगा मेरा, स्फेरिकल ही होना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम कैसे होंगी, हमेशा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन होगी और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी इस स्फीयर के ऊपर ऊपर। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट से अगर देखें इसकी सेंटर की डिस्टेंस तो बराबर है। ठीक है, वैल्यू सेम होगी। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, हमें क्या गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या पता है, हमें ये पता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E.dA बराबर क्या होता है, नेट चार्ज इंक्लोज्ड Q इंक्लोज अपॉन ε0। इस बड़ी वाली स्फीयर के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, सॉलिड स्फीयर वाला, और वो कितना है, कैपिटल Q। तो ये कितना हो गया, कैपिटल Q अपॉन ε0। ठीक है, फिर से वही हॉलो स्फीयर वाली कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी। यहाँ पे स्मॉल एरिया ले लूँगा, इसकी वैल्यू dA है, इसकी जो नॉर्मल डायरेक्शन होगी, मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, वो भी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, वो 0 हो जाएगा। तो इनका कोसाइन 0 कितना होगा, 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dA कॉस ऑफ 0 बराबर कितना हो गया, Q अपॉन ε0। ठीक है, ये 1 हो गया। एरिया क्या होगा dA का, इस स्फीयर का एरिया क्या होगा, 4π स्मॉल r स्क्वायर। मान लीजिए डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, तो E इंटू 4π स्मॉल r स्क्वायर डिस्टेंस बराबर स्मॉल r स्क्वायर बराबर Q अपॉन ε0। तो यहाँ से मेरे को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर Q अपॉन 4π ε0 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट KQ अपॉन आर स्क्वायर। फिर से वही रिजल्ट जो होलो स्फीयर में आया था, बस अंतर कितना है कि भाई इस समय हमारे पास क्या थी, उसमें होलो स्फीयर थी, इस समय क्या है, सॉलिड स्फीयर है, लेकिन बाहर रिजल्ट वही आ रहा है, KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो कभी भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, तो कभी सारे का सारा चार्ज कहाँ मान लो, उसके सेंटर मान लो, और उसकी वजह से P पॉइंट में निकालना है तो हम यूनिट पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस पर हमें निकालना आता है, दैट इज इक्वल टू KQ अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली सरफेस पे क्या है भाई, इस पॉइंट पे मान लो मुझे निकालनी है, इसको मैंने P डैश बोल दिया, इस पॉइंट पे निकाल के दिखाओ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से गॉस सरफेस ड्रॉ कर लूँगा, ड्रॉ कर लिया, कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होंगी, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरह से होंगी। छोटा सा एरिया ले लूँगा dA, तो एरिया का जो डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, वो भी इसी डायरेक्शन में होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। फिर से cos 0 आएगा, तो E इंटू 4π, बस अंतर कितना आ जाएगा, इसकी रेडियस की बार कैपिटल R है,
ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर रख देना। और चार्ज इंक्लोज अभी भी वही है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख के दिखा देता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू स्क्वायर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये रेडियस का स्क्वायर। अब आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसे करते हैं। तो मुझे अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मान लो मैंने बोला किसी पॉइंट P जो इसके अंदर है, मुझे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ। तो मान लो मैंने कहा इस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ, तो मैंने कहा ठीक है निकाल के दिखा देते हैं। मैं गॉस लॉ पे जाऊँगा, गॉस लॉ से क्या करूँगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा। कैसा, स्फेरिकल। ये मेरा क्या है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने से मेरे पास चार्ज जो है दो फॉर्म में डिवाइड हो जाएंगे, एक इसके अंदर चार्ज होगा और एक इसके बाहर चार्ज होगा, दो पार्ट में चार्ज होगा। गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ ये कहता है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए वेक्टर बराबर चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। किसके अंदर इंक्लोज होना चाहिए, गॉसियन सरफेस के अंदर। तो ये वाला जो चार्ज होगा, अंदर वाला चार्ज, यही मेरा क्या होगा, क्यू इंक्लोज होगा। बाहर वाले चार्ज से मुझे कोई मतलब नहीं, मतलब बाहर वाला चार्ज अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला कहता है क्यू इंक्लोज ही लेना है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज लेना, बाहर वाले चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं। तो बाहर वाला चार्ज हटा दो, भूल जाओ बाहर कोई है कि नहीं है, कुछ नहीं है बाहर हमारे पास, भूल जाओ। तो असल में ये क्या बन गया, एक स्फीयर बन गई, सॉलिड स्फीयर बन गई, बस अंतर कितना, इसका चार्ज हो गया वो क्यू डैश हो गया इस समय। मुझे इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, जो कि मुझे पता है, इसी से प्रूव करूंगा मैं वापस से। कितनी आ जाएगी, के क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये बात सही है, अगर मैं इसकी रेडियस स्मॉल आर बोल देता हूँ तो स्मॉल आर इसकी रेडियस है, तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन रेडियल आउटवर्ड होगी, कॉन्स्टेंट होगी, बाहर आ जाएगी। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो होगा, तो कॉस ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एरिया का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। बस अंतर कितना आ रहा है इसमें, चार्ज इंक्लूज जो है वो कितना बन गया, अब क्यू डैश हो गया। क्यू डैश कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, देखिए कैसे। मेरे को पता है कि भाई एक यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। ये एक यूनिट में मुझे चार्ज मिल गया। क्या मुझे इस वॉल्यूम में चार्ज पता चल सकता है, हाँ, इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, 4/3 कट जाएगा तो आंसर आ गया के स्मॉल आर क्यू अपॉन क्यू स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। इसको वहाँ जाके रख दूंगा। जब इसको आप यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, देखो मैं बताता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल लूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर निकाल लूँ, एरिया कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन जीरो। आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा, एक आर बचेगा मेरे पास। तो ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास, ई बराबर क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू आर क्यूब। और ये क्या बन गया, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। और यही मेरा क्या है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर इक्वल्स टू के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ध्यान से अगर देखा जाए तो ये जो है आर पे डिपेंड कर रहा है, लीनियरली डिपेंड कर रहा है। मतलब जैसे जैसे हम इसके बाहर जाते हैं और दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती आएगी। इसको और अच्छे समझेंगे अपन ग्राफ से। तो मान लीजिए मुझे बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। मुझे किसका ग्राफ बनाना है, मुझे बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अंदर, तो सेंटर पे आर जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। आर के प्रोपोर्शन बढ़ेगी तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता जाएगा। सरफेस पे क्या है मुझे पता है, सरफेस पे के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, उसके बाद 1 अपॉन आर स्क्वायर से घटेगी, तो इस तरह से बनेगा, तो इसका ग्राफ बनेगा। अब एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है वो ये आता है कि पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी और फिर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है। पहले क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है। अरे लेकिन अगर ध्यान से देखो तो सॉलिड स्फीयर के
अगर अंदर देखें तो पहले चार्ज बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, चार्ज इसके इंक्लोज क्या हो रहा है, चार्ज इंक्लोज बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है क्योंकि चार्ज बढ़ता जा रहा है। और सरफेस पे क्या है, चार्ज अंदर मैक्सिमम है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। लेकिन जब इसके बाहर हम जाते हैं तो चार्ज अभी भी मैक्सिमम है, फिर घट क्यों रही है, क्यों घट रही है? इसका आंसर इसलिए ये है कि भाई अगर मैं ध्यान से देखूं तो जब हम अंदर थे, कहाँ थे, जब हम अंदर थे तो उस केस में जो हमारे पास चार्ज आ रहा था दैट इज क्यू इंक्लोज्ड, क्यू इंक्लोज्ड वो किसके बराबर आ रहा था, क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। वो चार्ज आर क्यूब से बढ़ रहा था। जब हम इसके अंदर थे तो चार्ज इंक्लोज किसके प्रोपोर्शन बढ़ रहा था, आर क्यूब, और एरिया किसके प्रोपोर्शन में था, आर स्क्वायर। तो चलेगी किसकी, आर की चलेगी। समझ रहे हैं आप? जब मैं अंदर था तो आर क्यूब से बढ़ रहा था, है ना, और एरिया किससे बढ़ रहा था, आर स्क्वायर से। तो कौन ज़्यादा बढ़ रहा है, आर क्यूब, चार्ज ज़्यादा बढ़ रहा है ना एरिया से, क्योंकि आर क्यूब है आर स्क्वायर है। तो इसलिए ये क्या होता बढ़ रहा था। सरफेस पे एकदम चार्ज मैक्सिमम हो गया, सरफेस पे क्या हो गया, आर क्यूब मैक्सिमम हो गया और ये आर स्क्वायर हो गया। तो असल में चली किसकी, चार्ज इंक्लोज की। लेकिन जब मैं बाहर गया, जब मैं बाहर गया तो अंतर क्या आ गया कि चार्ज तो कांस्टेंट हो गया, है ना, चार्ज तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन आर अभी भी बढ़ा जा रहा है, एरिया अभी भी बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है। तो अगर एरिया बढ़ा जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थ्रू पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो पर यूनिट एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, घटेंगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है। तो आप इसको फॉर्मूले भी समझ सकते हो और बाई कंसेप्चुअली भी समझ सकते हो कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है पर बाद में घट रही है, ऐसा क्यों। ठीक है ना। अब अपन देखते हैं, स्फेरिकल सिमेट्री अपन ने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल सिमेट्री के बारे में। क्या पढ़ेंगे, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। उसको चलिए देखते हैं। क्या देखेंगे आप, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सिलेंड्रिकल सिमेट्री में अपन को दो केस पढ़ने हैं। एक पढ़ना है कि इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर है, उस पर क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और एक क्या है अपने पास, सॉलिड सिलेंडर है जो कि कैसा है, इनफाइनाइट है, और उस पर भी चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहले अपन देखेंगे हॉलो के लिए। पहले कैसे देखेंगे, हॉलो के लिए। तो मान लीजिए कि आपके पास एक सिलेंडर है, कैसा सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, और कैसा ही इनफाइनाइट है, मतलब ऊपर ये इसकी जो ऊपर है वो भी इनफाइनाइट जा रही है और नीचे वाला भी इनफाइनाइट जा रहा है। ठीक है, इस पर टोटल चार्ज क्यू मान लेता हूँ, है ना, और चूंकि इसकी सरफेस पे चार्ज होगा, यहाँ पर चार्ज होगा ऐसे ऐसे, ये गोल होगा ना, गोल इस तरह से, तो पूरे पे चार्ज होगा सरफेस पे, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मुझे फिर से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तीनों जगह निकालनी है। तीनों कैसे निकालूंगा, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कहाँ निकालूंगा, सबसे पहले निकालूंगा मैं किसी पॉइंट बाहर पे। मान लीजिए मैंने बोला कि ये क्या है, इस पॉइंट, इससे कैसी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर। कितनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर मुझे कोई पॉइंट पी है और मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो मैं कैसे करूँगा, मैं अगेन सिमेट्री का यूज़ करूँगा। मैं क्या लूँगा, इस पॉइंट से एक सिलेंडर मान लूँगा। क्या मान लूँगा, एक सिलेंडर मान लूँगा। क्या मान लिया मैंने, एक सिलेंडर मान लिया। अब सिलेंडर मानने का रीज़न क्या है, मैंने स्फीयर क्यों नहीं माना। तो भाई रीज़न ये है कि देखिए, सिमेट्री देखते समय आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ इसकी वजह से, तो कैसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी, रेडियल आउटवर्ड। सिमिलरली यहाँ भी वही होंगी, सिमिलरली होगी। और चूंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो इस पार्टिकुलर पार्ट में जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वही इस पर्टिकुलर पार्ट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रहेगा, है ना। इसलिए अपन ने क्या लिया, सिलेंडर का यूज़ किया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक सिलेंडर गॉसियन सरफेस के रूप में ले लिया, क्लोज सिलेंडर। अब मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो कैसे करूँगा, वही सिंपल से, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए बराबर चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0, है ना। अगेन वही रामकथा अपने पास, वही कि भाई इसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। जो डी ए वेक्टर होगा इस सरफेस के लिए वो भी इस डायरेक्शन में होगा, डी ए वेक्टर, है ना। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इस बात में ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो असल में कितने पार्ट से निकलेगा। एक इसका सी ए से, इस वाले में गॉसियन सरफेस का कर्व सरफेस, और एक ऊपर वाला ढक्कन और एक नीचे वाला ढक्कन। तो तीन सरफेस से अपन को फ्लक्स लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, फ्लक्स ड्यू टू सी एस ए
प्लस फ्लक्स ड्यू टू, इसको मैं नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको नंबर 2 बोल देता हूँ, फ्लक्स ड्यू टू नंबर 1 प्लस फिक्स फ्लक्स ड्यू टू नंबर 2 बराबर चार्ज इंक्लूज अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे फ्लैट सरफेस से फ्लक्स और इस पूरे फ्लैट सरफेस से फ्लक्स होगा 0। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ये आपका एरिया है, इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन होगा, इसके ऊपर एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये एंगल कितना आ गया, 90। अगर ये एंगल 90 हो गया तो ई डॉट डी ए कितना हो जाना चाहिए, 0, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है, 0। तो ये भी 0 हो गया मेरे पास और ये भी 0 हो गया। तो बचा आपका क्या, सिर्फ इसका कर्व सरफेस वाला पार्ट। इसका कौन सा वाला पार्ट, कर्व सरफेस वाला पार्ट। सिंपल है। कर्व सरफेस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से कांस्टेंट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल लेते हैं। एंगल कितना होगा, 0 होगा, तो cos 0 1 हो जाएगा। बचा के क्या, एरिया इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बराबर चार्ज इंक्लोज्ड। इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, इस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है, ये निकालना है हमें। तो देखिए कैसे निकालेंगे। चार्ज इंक्लोजन में ये वाला पार्ट चार्ज इंक्लोज है, ये वाला, इतना वाला सिलेंडर ही तो चार्ज इंक्लोज कर रहा है, ये वाला सिलेंडर है ना। तो इस सिलेंडर कैसे निकालेंगे, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, और सिग्मा को अगर मैं इसके सी एस से मल्टीप्लाई कर दूँ इस अंदर वाले सिलेंडर की, इतना छोटा सा, तो क्या मुझे टोटल चार्ज दे देगा जो इसके अंदर है। तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 पाई, इसकी रेडियस बोल देता हूँ मैं कैपिटल आर, इसकी रेडियस बोल देता हूँ कैपिटल आर। तो कैपिटल आर इंटू हाइट, अच्छा इसकी हाइट बोल देता हूँ, इसको हाइट बोल देता हूँ मैं एच, सिलेंडर की हाइट कितनी, एच, तो 2 पाई आर एच अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, ई इंटू इस बड़े वाले गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, 2 पाई आर एच, कितना हो जाएगा 2 पाई, लेकिन इसकी रेडियस कैपिटल आर होगी, वो सॉरी स्मॉल आर होगी, क्योंकि इसकी खुद की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर इंटू एच बराबर सिग्मा इंटू 2 पाई आर एच अपॉन एप्सिलॉन 0। 2 पाई से 2 पाई गया, एस से एच गया, बस क्या आ गया, ई बराबर आ गया सिग्मा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इंटू एप्सिलॉन 0, यही आ गया। लेकिन इसको याद करना बड़ा अजीबोगरीब है, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास, करीब करीब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के 10-15 फॉर्मूले हो जाएंगे इसके बाद, और इसको भी याद करो तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ आपको, कुछ ऐसे फॉर्मूले में जो आपको याद होगा। देखिए कैसे, मैं क्या करता हूँ, मैं इस सिग्मा को लैम्डा के टर्म में लिख के दिखाता हूँ आपको। अच्छा लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज नथिंग बट इज टोटल चार्ज इन यूनिट लेंथ, ये अगर मैं एक यूनिट लेंथ में टोटल चार्ज बता दूं तो वही तो लैम्डा है। तो मैं क्या करता हूं, एक यूनिट लेंथ का एक सिलेंडर बना लेता हूं, एक यूनिट लेंथ का क्या बना लिया मैंने, सिलेंडर बना लिया एक यूनिट लेंथ का, और उसके अंदर जितना टोटल चार्ज होगा वही मैं कह रहा क्या होगा, लैम्डा। तो मैं बोल सकता हूं कि लैम्डा बराबर सिग्मा इंटू इस का एरिया, किसका, इस पर्टिकुलर सिलेंडर का, इसकी लेंथ कितनी है 1, क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर इंटू इसकी एच कितनी हो जाएगी 1, हाइट कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि मुझे कितना लेना है, यूनिट लेंथ का। तो ये आ गया लैम्डा बराबर सिग्मा इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ से मैं सिग्मा की वैल्यू कितना आ गई, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर, इसको जरा यहाँ रख दो। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ लैम्डा कैपिटल आर अपॉन 2 पाई आर इंटू स्मॉल इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो आर से आर कट गया, तो अपने पास क्या आ गया, ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन 0। ऊपर मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये क्या करना है 4 पाई इंटू एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है 1 अपॉन के, तो क्या बन गया 2 के लैम्डा अपॉन आर। ये तो आपको याद होगा 2 के लैम्डा अपॉन आर, ये क्या होती है, एक इनफाइनाइट वायर की वजह से उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है 2 के लैम्डा अपॉन आर। तो अगर हम ध्यान से देखें, जब हम कोई पॉइंट बाहर ले तो उस पूरे को पूरे कैसा मान सकते हैं, इनफाइनाइट वायर की तरह मान सकते हैं। इनफाइनाइट की वायर की फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन आर। बस अंतर इतना है कि यहाँ लैम्डा की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर, जो कि आपको याद होनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। सिमिलरली अपन किसके लिए करते हैं, अब अंदर नहीं निकाला अभी अपन ने, और सरफेस पर ही निकाला, लेकिन वो तो बहुत आसान है, क्योंकि सरफेस पे जब सॉल्व करेंगे तो सरफेस पे अंतर कितना आएगा, सिर्फ कि भाई सरफेस में जब अपन सॉल्व करेंगे तो सरफेस में अपन इसी को गॉसियन सरफेस मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इसी को गॉसियन सरफेस मान लेंगे, है ना। इस पॉइंट पे मान लो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इस पॉइंट पे क्या बतानी है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो मैं क्या करूँगा,
फिर से फ्लक्स 3 पार्ट से जाएगा, एक फ्लैट पार्ट से जाएगा, एक इस फ्लैट पार्ट से जाएगा और एक कर्व सरफेस से जाएगा, 3 सीन से आएगा। लेकिन ऊपर नीचे का फिर से 0 हो जाएगा। वही बात, ए की डायरेक्शन ये और ई की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच में 90 का एंगल cos और 90 0 होता है, इसलिए फ्लैट की वजह से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब मुझे किसकी वजह से निकालना है, सिर्फ कर्व की वजह से निकालना है। चलिए निकालते हैं। ई की वैल्यू मुझे निकालनी है। अच्छा, जो मैंने सिलेंडर लिया है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एरिया कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि अगेन रेडियस दोनों की सेम होगी, गॉसियन वाले की भी और इंक्लोज रियल वाले सिलेंडर की भी। तो 2 पाई आर इंटू कैपिटल एच, है ना, इसके एंड मैंने एच बोल दी, दैट इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज। अब मुझे बताइए इसके अंदर चार्ज कितना इंक्लोज होगा, इसके अंदर बहुत सिंपल है, सिग्मा इंटू इसका एरिया दिस इज 2 पाई आर एच, सिग्मा इंटू 2 पाई एच अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये 2 पाई आर एच से 2 पाई एच कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और सिग्मा को किस फॉर्म में लिख दूंगा मैं, इस फॉर्म में, दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन 0। चलेगा। फिर से मैं क्या करूँगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये बन जाएगा के, दैट इज इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन आर, 2 के लैम्डा अपॉन आर। तो ये क्या आ गया, वापस से वो इनफाइनाइट वाले का रिजल्ट आ गया। फर्क कितना हुआ, बस इस बार रेडियस के लिए स्मॉल आर की जगह पे क्या आ गया, कैपिटल आर आ गया। फिर से इसको आप सेंटर में मानो पूरे इनफाइनाइट वायर की तरह और लिख दो 2 के लैम्डा अपॉन आर। लैम्डा की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू 2 पाई आर, इतना याद करना है। अब बात करते हैं लास्ट, दैट इज अंदर वाले पार्ट की, कि अगर मैं कोई पार्ट अंदर लूँ इसके, मान लो इस पॉइंट पी पे मुझे निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, आंसर आएगा 0। क्यों, क्योंकि अगर मान लो मैं इसके अंदर कोई सिलेंडर लेता हूँ, इसके अंदर मैं कोई अगर सिलेंडर लेता हूँ जिसकी हाइट h है, रेडियस की स्मॉल r है, तो मुझे बताइए इसमें चार्ज इंक्लोज कितना होगा, 0, क्योंकि इसके सारा का सारा चार्ज क्या है, सरफेस पर है, अंदर चार्ज है ही नहीं। तो चार्ज इंक्लोज कितना हो गया, 0। जब चार्ज इंक्लोज 0 हो गया तो ई डॉट डी ए भी कितना होगा, 0 होगा। एरिया तो 0 हो नहीं सकता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो जाएगी। तो हॉलो इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। सरफेस पे क्या होती है, 2 के लैम्डा अपॉन आर, बाहर कितनी होती है, 2 के लैम्डा अपॉन स्मॉल आर। ठीक है। अब अपन देखेंगे सॉलिड सिलेंडर के लिए कि अब की बार क्या होगा, चार्ज पूरे सिलेंडर भरा होगा और कैसा होगा, इनफाइनाइटली लार्ज होगा। उसके लिए देखते हैं उसके अंदर क्या होगी, उसके सरफेस पे क्या होगी, उसके बाहर क्या होगी। देखते हैं कि इनफाइनाइटली लार्ज सॉलिड सिलेंडर जो इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके अंदर सरफेस पर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो मान लें कि मेरे पास एक इतना बड़ा, ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा बना लेते हैं इसको। तो मान लीजिए मेरे पास एक इनफाइनाइटली लार्ज सिलेंडर है, ठीक है, जिसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है। तो इसके वॉल्यूम का वो क्या बोल देंगे, रो क्या हो जाएगा, इसके एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और टोटल चार्ज बोल देता हूँ कैपिटल क्यू, और इसकी रेडियस मान लेते हैं अपन कैपिटल आर। ठीक है। अब मुझे बताना इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। सबसे आसान बाहर निकालना और सरफेस पे निकालना। क्यों, क्योंकि मान लो कि मैं सेंटर से आर डिस्टेंस में गया और मुझे इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो मैं क्या करूँगा, अगेन एक सिलेंडर ले लूँगा, क्या कर लूँगा, एक सिलेंडर ले लूँगा एज माई गॉसियन सरफेस के रूप में h हाइट का सिलेंडर ले लिया, जिसकी रेडियस क्या होगी, r। फिर से मैं वही तिकड़म लगाऊंगा कि भाई मेरे को पता है कि क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। ठीक है। अगेन मेरा फ्लक्स 3 सरफेस से आएगा, एक कर्व सरफेस से आएगा, एक इस फ्लैट सरफेस से आएगा, एक इस फ्लैट सरफेस से आएगा। ठीक है। तो मेरा फ्लक्स किससे आएगा, फ्लक्स ड्यू टू सी एस ए, फ्लक्स ड्यू टू फ्लैट ऑफ 1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू फ्लैट ऑफ 2, दैट इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होंगी। तो इससे जो इनके बीच में एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा, तो इसके बीच में इसके वजह से जो क्या हो जाएगा, फ्लक्स जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ये दोनों फ्लक्स कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बचा कितना, सी एस ए का सिर्फ। फिर से अपन वही वाली बात बोलेंगे, यहाँ स्मॉल एरिया ले लेंगे, उस स्मॉल एरिया को ऐसे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, वो किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो कॉस ऑफ 0 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म को बाहर निकालेंगे, एरिया ऑफ
DA बराबर चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा इसका, CSA का एरिया कितना होता है 2 पाई, इसकी रेडियस है स्मॉल r इंटू एच, कैपिटल H की हाइट है। चार्ज इंक्लोज को लिख दूंगा रो इंटू यहाँ पे जो इसके अंदर जो इंक्लोज चार्ज है वो हमें लिखना है। तो इंक्लोज चार्ज कितना है, ध्यान से देखो, ये वाला जो सिलेंडर बन रहा है मेरा, यही तो असल में इंक्लोज चार्ज है, तो यही तो मुझे चार्ज निकालना है। तो रो इंटू इसके वॉल्यूम से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास इंक्लोज चार्ज आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना है मेरे पास, पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू एच। पाई इसकी रेडियस है कैपिटल R स्क्वायर इंटू इसकी हाइट है h। ठीक है, S से H विदा, S से H खत्म, पाई से पाई खत्म, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, रो R स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल r, रो R स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल r। फिर से मेरे को ये अजीब गरीब लग रहा है, फिर से मेरे को अजीब गरीब लग रहा है। फिर से उसको मैं उस फॉर्म में लाऊंगा जो मुझे याद है। कैसे, अब मैं क्या करूँगा, फिर से रो को मैं लैम्डा के टर्म में लिखूंगा। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज नथिंग बट टोटल चार्ज इंक्लोज इन यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज आ रहा है, तो मैं फिर से एक यूनिट लेंथ का सिलेंडर बनाऊंगा और उसके अंदर बताऊंगा टोटल चार्ज कितना है। तो वही में क्या हो जाएगा लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, लैम्डा बराबर रो इनटू इस यूनिट लेंथ के सिलेंडर का वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू एच, H1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू लैम्डा क्या आ गया, रो इंटू पाई R स्क्वायर। वो उठा के यहाँ रख दूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर लैम्डा अपॉन पाई R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर डिवाइड इंटू 2r। ठीक है, इंटू 2r। देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया लैम्डा, अच्छा मैं एप्सिलॉन लेता, भूल ही गया, एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास लैम्डा 2 एप्सिलॉन नॉट पाई इंटू r। ऊपर फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन गया 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो इसका मतलब क्या होता है 1/k। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r। तो ये फिर से क्या बन गया, एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर की वजह से किसी पॉइंट r पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। मतलब इस पूरे सिलेंडर को कैसे मान लेंगे अपन, एक इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर की तरह मान लेंगे, इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r। अब बात करते हैं इसके सरफेस पे। जब सरफेस पे बात करेंगे तो अपन गॉसियन सरफेस कैसा लेंगे, एक सिलेंडर जो कि कैसा होगा, इसका सरफेस वाला होगा। कैसा होगा, इसका सरफेस वाला। अपन क्या करेंगे, यही वाला गैल ले लेंगे, गॉसियन सरफेस ले लेंगे। इसकी हाइट क्या है h, बस E डॉट DA बराबर चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0, है ना। फिर से वही कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल आउटवर्ड होगी। DA के वेक्टर यहाँ पर फ्लक्स 3 की वजह से आएगा, एक ऊपर वाले की वजह से, एक नीचे वाले की वजह से और एक कर्व सरफेस से। फ्लक्स बिकॉज ऑफ दिस और दिस 0 हो जाएगा, वही एंगल 90 बनेगा। फिर से वही वाला केस। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को निकालनी है, इस वाले सिलेंडर का एरिया जो हो जाएगा दैट इज 2 पाई कैपिटल R इंटू एच बराबर चार्ज इंक्लूड विच इज रो इंटू इसका वॉल्यूम दैट इज पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू एच अपॉन एप्सिलॉन 0। एक पाई से पाई कट जाएगा, एक R से R कट जाएगा, एक S से H कट जाएगा। E बराबर आ गया मेरे पास रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। रो को मैं फिर से ये वैल्यू रख दूंगा, रो की वैल्यू क्या रख दूंगा, लैम्डा अपॉन पाई R स्क्वायर। E बराबर आ गया लैम्डा अपॉन पाई R स्क्वायर इंटू R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक R से एक R कट जाएगा, आंसर आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। फिर से मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 1/k। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2k लैम्डा अपॉन R। ये फिर से वही वाला पार्ट आ गया कि एक इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 2k लैम्डा अपॉन R। बस यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या रखनी है, रो इंटू पाई R स्क्वायर। एक बार ये याद हो गई तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि इसके अंदर निकालने का। कहाँ निकालना है, इसके अंदर। चलिए सिलेंडर के अंदर। ठीक है, अगेन मैं फिर से वही सिलेंडर बना लेता हूँ। ये मेरा वो सिलेंडर है, कैसा है, इनफाइनाइटली लार्ज, और इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी थी, रो। और मैंने आपको बताया था रो इक्वल्स टू क्या था मेरे पास, सॉरी लैम्डा बराबर कितना था, रो इंटू पाई R स्क्वायर।
इसकी रेडियस कितनी थी r, ये हमने पिछले वाले पार्ट में देखा था। ठीक है, अब मुझे बताना है कि इसके अंदर कोई पॉइंट अगर मैं P लूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। फिर से मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को लेते हुए गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। गॉसियन सरफेस क्या होगा, एक सिलेंडर होगा। क्या होगा, एक सिलेंडर होगा, और इस सिलेंडर के इंक्लोज्ड में चार्ज लिख दूंगा और गॉस लॉ लगा के आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखो, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए वैक्टर बराबर चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, अगेन यहाँ पर फ्लक्स जो देखो, चार्ज पूरे भरा हुआ है इसके, और चार्ज के बाहर भी है, लेकिन गॉस लॉ क्या कहता है, हमें सिर्फ चार्ज इंक्लोज से मतलब है। मतलब यहाँ पर जो चार्ज भरा हुआ है इस पर्टिकुलर पार्ट में, इससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें किससे मतलब है, सिलेंडर के अंदर इतना चार्ज है। तो पहली बात तो उससे इसको ध्यान रखना है कि अंदर वाले चार्ज से मतलब है। दूसरी बात, जो फ्लक्स निकलेगा वो 3 सरफेस से निकलेगा। इससे भी लेना पड़ेगा अपन को, ऊपर वाले इसको 1 बोल देता हूँ, नीचे वाले को 2 बोलता हूँ, कर्व सरफेस एरिया से भी लेना पड़ेगा। तो 3 सरफेस से लेंगे, फ्लक्स ड्यू टू CSA प्लस फ्लक्स ड्यू टू 1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू 2। अब ध्यान से देखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, अगेन वो कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड। कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक है, इस पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी, और इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नीचे ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90। तो मैं बोल सकता हूँ ये इस वाले के थ्रू फ्लक्स और इस वाले के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, 0। तो इस वाले के थ्रू फ्लक्स, इस वाले के थ्रू फ्लक्स कितना हो गया, 0। तो सिर्फ फ्लक्स किसकी वजह से आएगा, CSA की वजह से। निकालें इसको, चलिए फ्लक्स को लिखूंगा मैं क्या, इंटीग्रल E डॉट डी ए CSA वाला बराबर चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, अगेन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, और इस पूरे लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और विथ मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएंगी। अगर मैं एक स्मॉल एरिया लूँ यहाँ पर इस सिलेंडर के सरफेस पर, तो मैं बोल सकता हूँ डी ए वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। तो कॉस ऑफ 0 1। तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। इस मतलब इस कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अच्छा, अब बात करते हैं चार्ज इंक्लोज की। तो चार्ज इंक्लोज इज नथिंग बट रो मल्टीप्लाई विद द वॉल्यूम ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। ठीक है, इसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज है उसी को तो लेना है अपन को, तो ले लेते हैं, इनटू पाई, मान लेते इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r, पाई r स्क्वायर इंटू कैपिटल H, इसकी हाइट मैंने बोल दी h, डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। ठीक है, E। अब देखिए इसका एरिया कितना होगा मेरा, इसका एरिया कितना होगा मेरे पास, CSA का, किसका, CSA का है। CSA का एरिया कितना होता है, 2 पाई RH। तो 2 पाई स्मॉल r इंटू एच बराबर रो इंटू पाई r स्क्वायर इंटू एच अपॉन एप्सिलॉन 0। पाई से पाई गया, एक r से एक r गया, h से h गया, तो E बराबर आ गया मेरे पास रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको ध्यान से देखने से आपको, 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको ध्यान से देखने से आपको किसी की याद आ रही होगी, दैट इज सॉलिड स्फीयर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके अंदर कितना होता है, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और एक इन्फिनिटी लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर के अंदर कितना होता है, रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिर्फ इतना याद करना है कि सॉलिड स्फीयर में 3 होता है, इसमें 2 होता है, बस खत्म। ठीक है, तो अपन ने क्या देख लिया, एक सॉलिड सिलेंडर जो कि इन्फिनिट लार्ज है उसके अंदर सरफेस पर और बाहर देख लिया। तो ये हमारी कंप्लीट करता है सिलेंड्रिकल सिमेट्री। अब अपन को देखनी है प्लेन सिमेट्री। अपने पास क्या होगा, प्लेन होगा और उस पे हमें देखनी है सिमेट्री। तो चलिए वो देखते हैं, गॉस लॉ का यूज विद प्लेन सिमेट्री। ठीक है, किसके लिए, प्लेन सिमेट्री। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक क्या है, चार्ज इनफाइनाइट सीट है। कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट। ठीक है, कैसी है, मेरे पास एक चार्ज इनफाइनाइट सीट है, उस पर चार्ज कितना है, प्लस 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 प्लस, इस तरह से यूनिफॉर्म है। जैसा चार्ज कैसा भरा हुआ है, यूनिफॉर्म भरा हुआ है, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा। ठीक है, और ये कैसी है, यूनिफॉर्म और इनफाइनाइट है। और मैं जानना चाहता हूँ कि किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो अपन कैसे करेंगे, अपन क्या करेंगे, एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट लेंगे, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। वो कैसा होगा, सिलेंडर होगा। मैं क्या करूँगा,
इस पॉइंट को लेते हुए एक सिलेंडर बनाऊंगा। मान लो ये पॉइंट इससे डी डिस्टेंस पर है। कैसी डिस्टेंस पर है? डी डिस्टेंस पर है। तो मैं एक सिलेंडर बनाऊंगा, ये मेरा सिलेंडर बन गया, ठीक है। ये प्लेन है मेरा और इस प्लेन पे क्या सिलेंडर है? ऐसा सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। ये मेरा क्या है? गॉसियन सरफेस बना लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे को निकालना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। कैसे निकालूंगा? बहुत आसान है। अगेन मैं कैसे लगाऊंगा? गॉस लॉ लगाऊंगा। मुझसे गॉस लॉ कहता है कि क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए बराबर चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो इस गॉस सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है वो बता दो, और उसका E डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रल ले लो, उसके बराबर रख दो, यही मेरा क्या देगा? आंसर दे देगा। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होंगी? इसमें रेडियली आउटवर्ड होंगी। क्या बात समझ में आ रही है? इसी तरह नीचे भी कैसे होंगी? रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अच्छा एक बात तुम्हें बताना भूल गया कि जो प्लेट है कैसी है? नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग है मतलब चार्ज इधर से उधर भागेगा नहीं, जहां चार्ज है वहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई एक चार्ज इकट्ठा इधर हो गया या इकट्ठा उधर गया, इधर उधर भाग रहा है, नहीं। नॉन कंडक्टिंग मतलब चार्ज जहां है वहीं रहेगा, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग सीट है मेरे पास ये। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऊपर डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह इसमें सिमेट्रिकली नीचे डायरेक्शन में भी होगी, ठीक है। अब देखिए मेरा सवाल ये है कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ही क्यों ली, मतलब इस तरह क्यों ली? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी तो ले सकता था, ऐसे भी तो ले सकता था, मैंने ऐसे ही क्यों ली? तो इसका जवाब ऐसे है कि एक बड़ी फेमस बात है जिसको कहते हैं अपन, इफ कॉज डज नॉट चेंज देन इट्स इफेक्ट ऑल्सो डज नॉट चेंज। अगर कोई कॉज चेंज नहीं हो रहा ना तो उसका इफेक्ट भी चेंज नहीं होगा। मतलब अगर मान लो मैं इसको इस तरह ले लेता हूँ और चूंकि कैसी है? इनफाइनाइट है, तो अगर मैं इसको 1 इंच इधर सरका दूंगा, 1 इंच अगर मैं इधर सरका दूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे अभी दिख रही है मेरे को वैसे ही कुछ देर बाद दिखेगी। 1 इंच सरकाने के बाद भी दिखेगी, क्यों? कैसी है? इनफाइनाइट है, लार्ज है। इनफाइनाइट लार्ज का यही तो फायदा है कि इधर उधर कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। तो मेरा कॉस तो चेंज नहीं हुआ, और उसकी अच्छा उसकी डायरेक्शन ये है, तो जो 1 इंच सरकाऊंगा उसकी डायरेक्शन भी वही रहनी चाहिए, वही रहनी चाहिए ना। तो वो तभी हो सकता है जब ये इस तरह से हो। अगर इस तरह से हुई तो कभी डायरेक्शन ऐसी होगी, कभी डायरेक्शन ऐसी होगी, कभी ऐसी होगी। ये हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जब कॉस चेंज नहीं हो रहा तो इफेक्ट कैसे चेंज हो जाएगा? जब मैं इसको इधर से उधर कर रहा हूं तो मुझे कोई चेंज ही दिख नहीं रहा है। जब मुझे चेंज नहीं दिख रहा है तो इफेक्ट में चेंज कैसे दिख जाएगा? ये तभी हो सकता है जब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी हो? रेडियली आउटवर्ड हो। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होंगी इसमें? रेडियली आउटवर्ड। चलिए अब फ्लक्स निकालते हैं। अच्छा अगेन फ्लक्स इसमें कितने सरफेस से निकलेगा? एक इस सरफेस से निकलेगा, एक इस सरफेस से निकलेगा और एक कर्व सरफेस से निकलेगा। तो 3 फ्लक्स निकालता हूं मैं। एक कर्व सरफेस से फ्लक्स निकालूंगा, एक सरफेस 1 से निकालूंगा, एक सरफेस 2 से निकालूंगा, ठीक है। चलिए कर्व सरफेस से फ्लक्स देखते हैं पहले। कर्व सरफेस से फ्लक्स, तो देखिए ये मेरा कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस पे एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। एंगल कितना हो गया? 90। तो कर्व सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये हो गया मेरे पास 0। अब बात करते हैं C1 की। तो C1 पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी? ये। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? वही है, तो इससे फ्लक्स आएगा। इसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, तो इससे भी फ्लक्स आएगा। और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। और इसमें भी कितना एंगल है? 0। तो सॉल्व करते हैं। तो मैं कह सकता हूं असल में इसको मैं 2 टाइम्स लिख दूं, इसको मैं 2 टाइम्स लिख दूं, क्योंकि जो इससे फ्लक्स निकलेगा उससे फ्लक्स निकलेगा। असल में क्या है? ये एरिया और ये एरिया बराबर ही है, तो 2 टाइम्स लिख देता हूं। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इस पॉइंट पे अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे इस पूरी लाइन पे तो वो कांस्टेंट आएंगे विद डायरेक्शन और विद मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लो। एरिया वेक्टर का इंटीग्रेशन मेरे को करना है, एरिया का बराबर क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0। अच्छा मैंने यहाँ cos 0 लेके 1 कर दिया है, क्योंकि एंगल कितना होगा इनके बीच में? 0 होगा। एरिया क्या होगा इस ढक्कन का? दैट इज 2e इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ 2 का फैक्टर लेके, ठीक है। दैट इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज। देखते हैं
चार्ज कहाँ इंक्लोज है इसमें, यहाँ कहाँ है, सिर्फ इस डिस्क में। देखिए ना, ये सीट है अपनी, ये सिलेंडर घुसाया, तो इसी पर्टिकुलर सर्कल में तो अपने पास चार्ज इंक्लोज होगा। तो चार्ज इंक्लोज की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी सिग्मा इंटू इस सर्कल का एरिया, और इस सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर का कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही मैंने पहले भी प्रूव किया था जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कराया था। तो ठीक है, तो इनफाइनाइटली लार्ज यूनिफॉर्मली सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर आती है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको समझने की ज़रूरत ये है कि पहली बात तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब चाहे आप डी डिस्टेंस लो, चाहे 2D डिस्टेंस लो, चाहे 3D डिस्टेंस लो, वैल्यू यही आएगी। इसको ऐसे समझिए, ये मेरे पास सीट है, ये मेरा जो व्हाइट बोर्ड है, इसको आप इनफाइनाइटली लार्ज सीट मान सकते हो। कैसे, देखिए इनफाइनाइट नंबर की रिलेटिव क्वांटिटी होती है। कैसे होती है रिलेटिव क्वांटिटी, अगर मैं यहाँ पर एक बिल्कुल इसके पास, बिल्कुल इससे मतलब इससे मैं सिर्फ नैनोमीटर के पास हूँ, बिल्कुल नैनोमीटर के कोई डिस्टेंस लूँ, तो क्या इसके लिए ये बोर्ड इनफाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि बहुत डिस्टेंस बहुत छोटी है और ये बोर्ड बहुत बड़ा है। और वहीं मैं इससे 30 सेंटीमीटर की दूर पे चला जाऊँ, 30 सेंटीमीटर की दूर पे, तब ये इनफाइनाइट नहीं रहेगा, तो इनफाइनाइट भी एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है। तो इस बोर्ड के लिए जो कि दिख रहा है फाइनाइट, ये फॉर्मूला लग सकता है कब, जब मैं जो डिस्टेंस लूँ, जिस डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी हो। और ये फॉर्मूला इसी के लिए नहीं लगेगा जब मैं वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ले लूँगा। तो ये बात दिमाग में रखनी चाहिए आपको, ठीक है। अब अपन इसका ये केस लेते हैं जिसमें अपन क्या लेंगे, 2 इनफाइनाइट लार्ज प्लेट लेंगे और फिर निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कि मेरे पास एक ये इनफाइनाइट सीट है, कैसी रखी हुई है, इस तरह से रखी हुई है, इस तरह से। देखिए दिखाने को मैंने फाइनाइट दिखा दी, लेकिन है बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लंबी, ठीक है, जिसकी सरफेस डेंसिटी है प्लस सिग्मा। एक मेरे पास दूसरी इनफाइनाइटली चार्ज सीट है, इसकी सरफेस डेंसिटी कितनी है, माइनस सिग्मा। मतलब इस पे पूरे पे माइनस 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 चार्ज भरा हुआ है, इस पे पूरे पे प्लस 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 चार्ज भरा हुआ है, इस पे माइनस 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 चार्ज भरा हुआ है, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ कि पूरे स्पेस में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होगी, है ना। मैं जानना चाहता हूँ कि इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। चलिए करते हैं। मेरे को फॉर्मूला याद हो गया कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ एक इनफाइनाइट चार्ज सीट, ठीक है। तो अगर मैं बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मैं क्या बोलूँगा कि इसको भूल जाओ, सिर्फ इसकी वजह से देखो अभी। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऊपर कैसे होगी, इस डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ कैसे होगी, इस डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ क्या होगी, इसी डायरेक्शन में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने क्या किया, इस चीज़ को भूल गया, मैंने बोला ये है ही नहीं, सिर्फ इसको देखा। अब मैं इसको भूल गया, सुपरपोजिशन यही तो कहता है, एक को देखो बाकी को भूल जाओ, फिर इसको देखो बाकी को भूल जाओ। तो मैंने क्या किया, अब इसको भूल गया, इसको देखा। तो ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसे होंगी, इसकी तरफ होंगी, इसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी कैसे होंगी, इसकी तरफ होंगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ क्या होंगी, इसकी तरफ होंगी, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, ये ऊपर है, तो नेट कितना आ जाएगा, 0। ये ऊपर है, नीचे, नेट कितना आ जाएगा, 0। और यहाँ कितना आ जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगी हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोले तो कहने वाली बात ये है कि अगर हमारे पास इस तरह से 2 प्लेट रखी हुई हैं, प्लेट्स जो कि इनफाइनाइटली लार्ज है, एक पे प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, एक पे माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो ऊपर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इधर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इधर होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको बना के दिखाऊं तो कैसी होंगी, इस तरह से, प्लस से माइनस की तरफ, और बाहर कितनी होगी इसकी, 0। यही पढ़ेंगे अपन कैपेसिटर में। कैपेसिटर क्या होता है, एक प्लस एक माइनस की प्लेट होती है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 प्रूव करेंगे और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यार इनफाइनाइट लार्ज तो कोई चीज़ होती ही नहीं है भाई, देखने में कैसी लग रही है, फाइनाइट है, लेकिन सॉल्व किसने किया है, किसको किया है, जब अपन ने इनफाइनाइट मान के किया है। तो हुआ क्या, मैक्सवेल ने ये देखा, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये देखा कि अगर मैं फाइनाइट सीट ले लूँ, क्या ले लूँ मैं, फाइनाइट चार्ज सीट ले लूँ, जिसपे एक पे है प्लस सिग्मा और एक पे है माइनस सिग्मा, तो अंदर तो ठीक है, अंदर तो यही रिजल्ट आता है। इन्हें क्या किया, ये फाइनाइट ले ली, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी थी, बहुत बड़ी बड़ी।
है ना। तो अंदर तो यही रिजल्ट आया जो यहाँ आया, इसकी वैल्यू भी वही रहेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब वो गए कोनों पे, जब वो गए इसके कोनों पे, तब चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हुई। क्योंकि इनफाइनाइट में तो कोना दिखता ही नहीं अपन को, इनफाइनाइट तो बहुत बड़ी सीट होती है, कोने पे तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, रियल लाइफ में तो कोई भी कितनी बड़ी चीज़ हो, कोना पे तो पहुंचोगे आप कभी ना कभी। तो कोनों पे उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन कैसा था, 1/r² जैसा, इस तरह से कुछ। इस तरह का था कुछ, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बहुत कम थी, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं थी। और हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो मैक्सवेल ने बोला नहीं नहीं, अगर फाइनाइट है, बहुत बड़ी भी है लेकिन फाइनाइट है, और उसके एंड पर देखें तो असल में हमें चीज़ें इस तरह से देखने को मिलती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है। लेकिन हम चीज़ें आइडली पढ़ते हैं, चीज़ों को आइडल मान के चलते हैं, तो हम आइडल क्या मानेंगे, इनफाइनाइट लास्ट सीट मानेंगे। उसके लिए हम इसी तरह दिखाएंगे, बाहर और अंदर, बाहर जीरो लेंगे और अंदर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेंगे। इस तरह से मैक्सवेल ने तब बताया था जब कैसी हो फाइनाइट तो, और उसके कोनों पे आए। अच्छा, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रिंज इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं अपन, फ्रिंज इफेक्ट, FRING, फ्रिंज इफेक्ट। फ्रिंज फील्ड बोल दी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये बोल दी फ्रिंज फील्ड, इनको क्या बोलते हैं, फ्रिंज फील्ड। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये हो गया अपना गॉस लॉ कंप्लीट। अपन ने सिमेट्री भी देख ली, फॉर्मूला भी देख लिया, कैसे निकालते हैं, कब निकालते हैं, सब कुछ देख लिया। लेकिन अभी कुछ चीज़ छूट रही है, दैट इज़ न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल करे हुए इस चैप्टर को समझना मुश्किल है। तो कुछ न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, दो चार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है।